हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पीडीई में देखे थे क्या लेक्चर 10 में हम लोग डिस्कस किए थे, स्टार्ट किए थे न्यू टॉपिक होमोजेनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, वहां तक हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग लेक्चर 11 में उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, होमोजेनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेकिन आज के क्लास में हम लोग बेसिकली पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है पीडीई में, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में, है ना। बाकी के सारे के पीछे के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे यूट्यूब चैनल में आपको सारा दिख जाएगा। ठीक है, वो बीएससी पार्ट 3 से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ओके, लेक्चर 10 में थोड़ा सा अगर डिस्कस कर ले कि क्या हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे था हम लोग का डिफिनेशन कि होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग बात किए थे क्या, अच्छा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा होता है, इस तरह का होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। लेकिन पीडी में क्या होता है, क्योंकि होमोजेनियस है ओडी में, तो यहाँ n डिग्री n-1 n-2 डॉट डॉट इस तरह से टर्म का पावर जो घटेगा। लेकिन पीडी में क्या है, सेम n डिग्री का ही सारा का सारा तुम आपका होना चाहिए। क्लियर, एन ऑर्डर का ही आपका सारा का सारा टर्म होना चाहिए। ओडीई में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता था इसलिए ऑर्डिनरी था, यहाँ पे क्या है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का है इसलिए पार्शियली है। अगर नोटेशन की बात करें तो यहाँ पे पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डी दिए थे, वाई के रिस्पेक्ट में डी डैश, तो मेरा कुछ इस तरीके का दिखा। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखे फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश, यानी एक पॉलिनोमियल है डी और डी डैश का फंक्शन ऑफ टू ऑपरेटर। क्लियर, राइट साइड आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा। एम है, टारगेट है इसको सॉल्व करना। जैसे कि हम लोग ओडी में भी बोल चुके हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन दो तरीके से, दो पार्ट में दिया जाता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, और जनरल सॉल्यूशन के लिए जेड इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात आता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो जो दिया हुआ उसको होमोजेनियस टाइप से बनाएंगे, यानी कि राइट साइड आपको जीरो करना है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आएगा। तो याद करो ओडी आप पढ़े हुए, वहां पे हम लोग क्या निकालते थे, एक एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता था, एफ डी होता था, तो एफ एम इक्वल टू जीरो, मतलब डी की जगह एम रख के काम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे दो ऑपरेटर होने की वजह से हम लोग क्या किए, माने कि ऐसा एक सॉल्यूशन होगा, किसके लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस पीडी के लिए। ठीक है, अगर ऐसा सॉल्यूशन होगा तो गारंटी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आ जाओ, उसके लिए थोड़ा सा काम वाम किया और पता चला इसको जब उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो कुछ इस तरीके का मेरे पास निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो m है वो x का कोफिशिएंट था। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या फाइंड करके देगा, m का वैल्यू फाइंड करके देगा। m क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो पार्शियली जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं z को, तब m निकल के आता है। पार्शियली x के रिस्पेक्ट में z को करते हैं डिफरेंशिएशन, तब m निकल के आता है, क्योंकि m जो है आपका x का कोफिशिएंट है। ये क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है y प्लस mx का, है ना। और पार्शियली अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कोई फर्क नहीं होता, बस सिर्फ डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये यानी कि जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसमें जो मेरा m's आएंगे, रूट्स आएंगे, वो सिर्फ x की जगह चेंजिंग करेगा। ओके, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब क्वेश्चन में कैसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले याद करो ओडी, वहां भी हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन का कई सारा केस लिए थे। क्या हो कि सारा रूट्स रियल हो जाए, सारा रूट्स रिपीटेड हो, सारा रूट्स रियल एंड रिपीटेड हो जाए, कुछ रूट्स आपका कॉम्प्लेक्स हो, कुछ रूट डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स हो, कुछ रूट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड हो, हर तरह का पॉसिबल है। तो वहाँ ओडी में हम लोग 4 केस पे डिस्कस किए थे, यहाँ भी हम लोग कुछ केस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं सारा का सारा रूट क्या हो आपका डिस्टिंक्ट हो, तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह दिया जाएगा। ऑर्डिनरी में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका डिफरेंट करता रहता है, यहाँ आपका आर्बिट्ररी फंक्शन है पीडी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। m1 m2 m3 अलग होगा, तो हम लोग माने हुए थे फंक्शन ऑफ y प्लस mx को सॉल्यूशन, इसलिए m के जगह m1, m के जगह m2, m के जगह mn डिस्टिंक्ट है। अगर रिपीट करता है तो ये तो आर्बिट्ररी फंक्शन है, एन आर्बिट्ररी फंक्शन है एन ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो ये तो जनरल हो जाएगा पीडी में। लेकिन अगर रूट रिपीट करे तो फिर दो दो अगर आप सेम टाइप से लिख दोगे, यहाँ भी और ये भी आर्बिट्ररी फंक्शन और ये भी आर्बिट्ररी फंक्शन, मान लेते हैं m1 है और यहाँ भी m1, तो दोनों मिलके एक नया आर्बिट्ररी फंक्शन, तो फिर तो होमोजेनियस में आपका वो जनरल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों जैसा हम लोग ओडी में करते हैं, बस फर्क यहाँ है कि वहाँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे हम लोग वर्क करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इस फैक्टर में है, क्योंकि यहाँ पे डी की जगह m1 रखेंगे तो m1 और d डैश की जगह 1 रखते हैं, है ना, एक्सिलरी इक्वेशन के लिए, क्योंकि d डैश में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। एक्सिलरी इक्वेशन जो है मेरा भी कैसे निकलता है, जहाँ पे d है वहाँ पे m रखते हैं और जहाँ d डैश है वहाँ पे 1 रखते हैं। क्यों रखते हैं, तभी जाके आपका ये वाला जो एक्सिलरी इक्वेशन निकल के आएगा क्वेश्चन से, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ है, तो ये इसको हम लोग डील करेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ दिए, इसको मान लिया यू, अगर ये ऐसा है तो फिर इसको आसानी से हम लोग लैग्रांज से बना लिए। जैसे इसको लैग्रांज से सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके का आया, ठीक है। और गौर करने वाली बात है कि जब यहाँ पे आपको ये माने हुए है यहाँ से, तो यहीं से सीधे सीधे यू बराबर आ गया, अभी जस्ट ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से यू निकल के आ गया। उसके बाद फिर हम लोग लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के फाइनली हम लोग जेड निकाल के लेके आएंगे। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है, लेकिन मेरा आर्बिट्रेरी फंक्शन में देना है तो ए को तो एलिमिनेट करना होगा, तो ये ए हो गया। फिर उसको जब हम लोग सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके का मेरा, जब दो रूट सेम आए उसके लिए जेड निकल के आता है ना। अच्छा, यहाँ f1a, तो f1 आर्बिट्रेरी है, a भी आपका कांस्टेंट है, तो a को तो रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, लेकिन b, तो b भी फंक्शन होगा z माइनस f1a टाइप से। इसका मतलब हम लोग b को लिख दिए, ये b का ही वैल्यू एक तरह से फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ y प्लस m1x, ये वाला सेम टू सेम डालेंगे, लेकिन एक न्यू आर्बिट्रेरी फंक्शन के साथ। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग b बराबर कितना लिख पाएंगे, z माइनस f1a, और ये आपका फंक्शन दिखेगा y प्लस m1x टाइप से, क्योंकि a जो है y प्लस m1a है, इसीलिए हम लोग b को इस तरह से लिखे ताकि देखने में अच्छा लगेगा, है ना, देखने में अच्छा लगेगा। क्लियर। सिमिलरली अगर तीन रूट सेम हो, तीन रूट सेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, y प्लस m1x, y प्लस m2, m1 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 तीन टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और चेंजिंग होगा तो आपका ये आर्बिट्रेरी फंक्शन में चेंजिंग होगा, और एक के साथ वन मल्टीप्लाई है, इसमें x है, अगला x स्क्वायर, अगला x क्यूब, अगला x4, इस तरह से चलते जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखिए 8 रूट्स अगर आपका रिपीट करता है तो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से दिया जाएगा। क्लियर, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहां पे m है वहां पे, सॉरी, जहां पे आपका d है वहां पे m से रिप्लेस करना है, जहां d डैश है वहां पे 1 से रिप्लेस करना है, आपका एक्सिलरी इक्वेशन निकल के आ जाएगा। यह हो गया आपका एक्सिलरी इक्वेशन। इसको सॉल्व किया, दो रूट्स आया, इसका मतलब आपका ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। जहां पे f1 और f2 की बात करें तो ये दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ठीक है, क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन, ओके। उसके बाद हम क्या किए हुए थे, आपको तीन क्वेश्चन दिए हुए थे, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप इसको आसानी से यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तीन क्वेश्चन दिए थे, आसानी क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये सब है नहीं, इजी इजी क्वेश्चन है, आप चाहो तो ऐसे ही आसान तरीके से बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये तो था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, अब करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है, आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 9 से इसको डील कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बन गया होगा, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा सा आप करें, लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन 9 सही रहेगा। क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 9, सॉरी, लेक्चर 9 तो नहीं, लेक्चर 10, ओके। उम्मीद तो करते हैं बन गया होगा। पहला था ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व करना है इनको, है ना, सॉल्व करना है। तो इसको आसानी से हम लोग डी क्यूब है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं पुट सॉल्यूशन, हो गया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पुट डेल वाई डेल एक्स को हम लोग डी, एंड डेल वाई को हम लोग पार्शियली डी डैश। देन अगर ये हो गया तो क्या आया बताओ, ऊपर से डी क्यूब जेड माइनस डी स्क्वायर डी डैश जेड माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा डी जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर डी डैश माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर डी, और ये हो गया आपका जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या चाहिए, कुछ नहीं, एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, the auxiliary equation is
देखिए ये किस फॉर्म में है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो ये आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश और जेड इक्वल टू जीरो। तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, फंक्शन डी के जगह एम करना है, डी डैश के जगह 1 करना है और इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू जीरो। एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू जीरो। क्लियर, कॉमन ले लो, एक टाइम जीरो हो गया, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू जीरो। कितना वैल्यूज आ गया, यहाँ से तो दिख रहा है -1, 2 है ना, 2 4 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 -1 1 + 2। सो कितना सारा एम हो गया मेरा यहाँ पे, 2 यहाँ और 1 यहाँ। क्या तीनों रियल है, रियल ही, फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टिंक्ट भी है, हाँ डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है काम बन गया, डिस्टिंक्ट है काम बन गया, है ना। हेंस अगर रिपीट होता तो हम दूसरी तरह से करते जैसा ऊपर में किए। द जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू f1, ठीक है, y प्लस एम, पहला m का वैल्यू 0 कर देते हैं तो f1y ले लो, है ना, प्लस f2 अगला वाला -1 ले लेते हैं तो y माइनस x हो गया, प्लस f3 अगला वाला 2 है तो 2 ले लेते हैं तो y प्लस 2x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर f1 f2 f3 ऑल आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। क्या हो जाएगा, ये सब आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, क्या था वहां पे दिया हुआ, अब तो आगे बना सकती हो आसानी से, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा, ये दोनों क्वेश्चन जो होगा इसको आसानी से अब क्या कर लोगे, डील कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये तुम्हारा हो जाएगा। इसका रूट्स निकालना है, इसका रूट्स निकालना है, ठीक है, वो तो दिख जाएगा। अब चलो नहीं तो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, करेंगे क्या बताओ, एक छोटा सा बहुत जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका सॉल्यूशन करते हैं एकदम बहुत जल्दी से। एक्सिलरी इक्वेशन सीधे लिखते हैं, यहीं से हो जाएगा शॉर्टकट। एक्सिलरी इक्वेशन इज, जहाँ डी है वहां एम रखना है, ध्यान रखना, जहाँ डी डैश है वहां 1, तो 2m हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। दो रूट्स तो सेम आ गया, यहाँ पे कितना m बराबर 1,1। अच्छा, सो जनरल सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, दो रूट सेम हो गया, z बराबर, तो एक ले लेते हैं f1 ही ले लो, f1 y प्लस m का वैल्यू 1 x और प्लस x f2 फिर वही y प्लस x, क्योंकि m1 दोनों तो सेम हो गया, है ना, m1 m2 बराबर हो गया, 1 हो गया। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका चेंज होगा और साथ में एक एक x मल्टीप्लाई होते हुए चला जाएगा। आर्बिट्रेरी फंक्शन चेंज होगा और x मल्टीप्लाई होते हुए चला जाएगा। कैसे लिखे, कैसे लिखे, यहाँ पे हम लोग पिछला में देख चुके हैं कि अगर r टाइम्स रिपीट करता है तो f1 f2 f3 fr तक, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ x है, अगला x स्क्वायर, अगला x क्यूब, लास्ट r माइनस 1 टाइम तक जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दोनों रिपीट था तो 1 तक गया। ओके, उसी तरह से तीसरा भी आप लोग खुद से कर सकती हो, तीसरा में भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इनको भी आप खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी ट्राई करो, आसानी से आपको ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये तो था पीछे के दो क्वेश्चन कर दिए, आगे आप कुछ समझदार हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, पार्टिकुलर इंटीग्रल,
ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम लोग देख लिए, अब चलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर ये दोनों हो जाएगा तो मेरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ऐसा भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग आसानी से डील कर पाएंगे, है ना। लेट अस डिफरेंशियल इक्वेशन बी फंक्शन ऑफ d comma d dash इक्वल टू x comma y। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, जैसे हम लोग ओडी में किए थे, याद करो क्या हो जाएगा, रिटन एज फंक्शन ऑफ d comma d dash। बिकॉज है ना, एक ऐसा ऑपरेटर ढूंढना है जिसको ऑपरेंड पे अगर लगाए तो मेरा रिटर्न में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वही वाला दे जो यहाँ क्वेश्चन में। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। इस वाले एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग, पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्लियर। तो मेरा मेन टारगेट है, मेन मोटिव है इसको फाइंड करना। इनमें बहुत सारा केसेस में हम लोग ओडी में बात किए थे, पीडी में भी होगा। देखो ओडी से हमेशा कॉम्प्लिकेटेड है पीडी, इसमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे वर्क होता है, ठीक है। तो ये तो उनसे थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इसका कोई बहुत सारा, उसमें ओडी में क्या था कि चलो एक्सपोनेंशियल है तो अलग रूल है, पॉलिनोमियल है अलग रूल है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है अलग रूल है। एक्सपोनेंशियल के साथ में अगर आपका पॉलिनोमियल है तो हम लोग अलग तरीके से करते हैं, अगर ऐसा होता है एफ ए जीरो हो जाए तो अलग तरीके से करते हैं। उसका एक एक का कुछ तो हद तक जनरल रूल है ना। इनमें कोई भी जनरल रूल जल्दी वर्क नहीं करता, एक आध गो शॉर्टर मेथड है, एक दो शॉर्टर मेथड है जो शॉर्ट करता है, चीजों को आसान करता है, लेकिन जनरल नहीं है। क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, लेकिन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जैसे करो तो ये पूरा का पूरा प्लेन ले लेगा, है ना, पूरा का पूरा टू डायमेंशनल स्पेस को जनरेट कर देगा, बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में वर्क करना एज कम्पेयर वन वेरिएबल टफ होता है। तो हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग तरीके का मेथड है जिससे कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक दो एग्जाम्पल से इस चीज को थोड़ा सा समझा जाए कि कैसे हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे फाइंड करेंगे, हाउ, कैसे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, डी स्क्वायर देखो इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर में ही निकाले, ये वाला ही क्वेश्चन देखो गौर से, है ना, वही वाला है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या राइट साइड जीरो है और यहाँ पे जीरो नहीं है, आपका कुछ एक्स वाई है, तभी तो आएगा आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, नहीं तो फिर तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हो जाएगा। तो ऊपर तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखे थे हुए, वहां पे यहाँ उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सीधे सीधे लिखते हैं ऊपर से ही उठा के सॉल्यूशन के लिए। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन रूट्स अभी देख लिए हम लोग, है ना, वन वन तो f1 y प्लस एक्स, ठीक है, x f2 यहाँ भी हो गया y प्लस एक्स। ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके, कब देखे, अभी रिसेंट में, ये देखो यही क्वेश्चन है आपका। मोटिव क्या है यहाँ पे, एम क्या है, एम है मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। एम क्या है मेरा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, ठीक है। पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है, कहता है कि डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस
डी डैश का स्क्वायर एक तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई। यही मुझे फाइंड करना है, यही मुझे फाइंड करना है। ऐसा क्या काम किया जाए इसमें कि इसका रिजल्ट मुझे आसानी से निकल के आ जाए। देखो ये एक पोलिनोमियल जैसा दिख रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, याद करो फंक्शन ऑफ वेरिएबल में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता था, तो हम लोग लोएस्ट डिजिट टर्म को डिनोमिनेटर से कॉमन लेते थे, फिर उसको न्यूमरेटर में लेके जाते थे, फिर बायनोमियल यूज करके एक्सपेंड करते थे, फिर ये पोलिनोमियल को यूज करके हम लोग करते थे, है ना। ट्राई क्यों ना किया जाए कि उसी तरह से कुछ वर्क कर ले तो हो जाएगा। एक काम करो ना, यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लो या डी डैश स्क्वायर को कॉमन ले लो, किसी एक को कॉमन ले लो, तुम्हारा काम मुझे लगता है कि आसानी से शायद हो जाए। ये कुछ और तरीका देखेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं हम यहाँ से, चलो डी स्क्वायर ही कॉमन लेते हैं, तो कितना हो गया 1 - 2 डी डैश बाई डी और प्लस डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पॉलिनोमियल जैसा एक्सपेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो 1/d² ले लेते हैं, ताकि देखो एक x तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, y तो पार्शियली ट्रीट होगा। अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x पार्शियली ट्रीट होगा, कांस्टेंट है ना। तो एक अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो वो भी खत्म। तो एक तो चांसेस बनता है या तो डी डैश ले लो या डी ले लो, दोनों में सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 1 - 2 डी डैश बाई डी, यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से इनवर्स, और ये हो गया एक्स वाई। अब अब एक्सपेंड करो, बायनोमियली एक्सपेंड करो, कितना हो गया 1 + 2 डी डैश बाई डी माइनस डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर, ऐसे ना लिखते हैं 2 डी डैश बाई डी माइनस डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर डॉट 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 आगे, मुझे नहीं लगता उतना आगे तक पहुंच पाएगा। ठीक है, चलो 1/d² को रहने देते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना। यहाँ एक टर्म, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर इसको स्क्वायर करके सबके साथ। लेकिन जब एक्स वाई को 1 से करेंगे 1, एक काम करो ना, पहले डिफरेंशिएशन कर लो, उसके बाद डी है तो इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो इंटीग्रेट कर देंगे पहले तो फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचा हुआ हमेशा ही रहेगा। तो पहले डिफरेंशिएट करो, डी डैश है, पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो 2/d और यहाँ कर देते हैं हम लोग x। ठीक है, माइनस, अच्छा दो बार पहले डिफरेंशिएशन कर लो तब इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा रहेगा। मुझे मेरा टारगेट क्या है, एलिमिनेट करना है, इसलिए हम अगर पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो बचे हुआ रहने का कुछ चांसेस रहता है। तो पहले क्या कर लो, डिफरेंशिएशन करो। तो दो बार करो इसको पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, 1 टाइम करोगे तो x आएगा, 2 टाइम करोगे तो x तो कांस्टेंट है एज पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो दूसरी बार में हो गया 0। अब तो खत्म हो गया ना, तो खत्म हो गया। ऐसे क्या करते तुम, दो बार पहले इसको इंटीग्रेट करते तो x का x² बाई 2 होता, फिर x³ बाई 6 होता, y होता, फिर उसको डेरिवेटिव करते तो अल्टीमेटली तो 0 होता ही। अगला खुद सोच के देखो, जब दो बार डेरिवेटिव में पार्शियल y में ये 0 हो गया तो यहाँ भी तो दो बार है। ठीक है, यहाँ भी तो दो बार है, तुम्हारा दो से ज्यादा ही है। यहाँ कितना है 2 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, अगला फिर 3 टाइम्स होगा, तो ऑब्वियसली है कि आगे का टर्म तुम्हारा क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। ठीक है, अब एक्स वाई एक बार इंटीग्रेट करो, डी है इंटीग्रेशन एक्स का x²/2, तो 2x²/2, तो ये कितना हो गया 1/d², यहाँ पे हो गया एक्स वाई प्लस x²। ठीक है, अच्छा इसको फिर अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो 1/d एक 1 टाइम इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो x²/2 और y तो रह जाएगा, और x² का x³ बाई 3, और 1 टाइम और कर दो तो कितना हो गया x³ बाई 3 = 6y, और प्लस x³ का कितना हो गया x4/4 × 3 12। क्लियर, क्लियर, ये मेरा निकल के आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन इज z बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल।
तो z इक्वल टू f1 y प्लस एक्स, f2 y प्लस एक्स, लेकिन यहाँ x मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और प्लस एक्स क्यूब बाई 6y प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 12, एक्स क्यूब बाई 6y प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 12। कुछ समझ में आया? कुछ भी? ये जो मेरा निकल के आया ना, यही मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये जो मेरा निकल के आया यही मेरा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या सीखे इससे? इससे यही सीखे कि पार्टिकुलर का अभी तक कोई जनरल रूल नहीं देखे हैं, आपको खुद डिसाइड करना है किसको लिया जाए, किसको लिया जाए और किस तरह से अरेंज किया जाए जिससे कि मेरा आसानी से सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, जिस तरीके से मेरा आसानी से सॉल्यूशन आ जाए। चूंकि मुझे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल जैसा दिखा तो हम डी स्क्वायर कॉमन लिए। आप चाहो तो एक काम करो ना, डी डैश का इसको ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले क्या कर दो, पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो ताकि काम आसान हो जाए, छोटा हो जाए। इंटीग्रेट नहीं करना, इंटीग्रेट अगर आप करोगे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट अगर आप करने जाओगे तो चीजें बड़ा होता है, तो पहले छोटा कर लो ना। पहले छोटा कर लेते तो पहले डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आपका जो होगा उससे आप डेरिवेटिव कर लो, उनके बाद इंटीग्रेट करो जो भी आपका रहेगा। ठीक है, उनके बाद इंटीग्रेट करो जो भी आपका रहेगा, तो चीजें छोटा होगा आसान होगा, छोटा होगा आसान होगा। नहीं तो फिर बड़ा होगा, बड़ा करके कोई फायदा भी मुझे नहीं दिखता है, कोई फायदा नहीं है। और इस तरीके से करोगे तो शायद में भी थोड़ा सा छोटा हो जाए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल, find a function zx, y, यानी कि z निकालना है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सच दैट डी स्क्वायर z प्लस डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। यानी अल्टीमेटली आपको z बताना है, z कैसे क्या होगा जो कि डी स्क्वायर z प्लस डी डैश स्क्वायर z का वैल्यू माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए। तो मुझे क्या चाहिए, पीआई ना चाहिए, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, इसको सेटिस्फाई कर पाएगा आसानी से, है ना। जनरल से अच्छा मुझे एक फंक्शन चाहिए, तो पीआई निकालो, सबसे बेहतर क्या होगा, पीआई होगा। ठीक है, तो द फंक्शन z इज गिवन बाय, क्या दिया जाएगा, किससे देंगे, पीआई से देंगे। किससे देंगे, पीआई से देंगे। क्या हो जाएगा पीआई, पीआई हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, जैसा ऊपर में काम किया एज इट इज वर्क करो, काम हो जाएगा। एज इट इज वर्क करो, डी डैश लो कॉमन या डी स्क्वायर कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का इनवर्स, और यहाँ हो गया माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काम करो ना, माइनस 4 पाई तो कांस्टेंट है, उनको पूरे ऑपरेंड ऑपरेटर से बाहर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस 4 पाई बाई डी स्क्वायर, और इधर कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो 1 माइनस एक्स यानी कि डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस डी डैश पर पावर 4 बाई डी पर पावर 4 माइनस डी डैश पर पावर 6 बाई डी पर पावर 6, फिर प्लस, ये तो वैसे ही रह गया, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना।
जैसे हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल से बता चुके हैं, 1 प्लस एक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 6, इस तरह से होगा। गौर करना यहाँ पे डी डैश है, ये नहीं कि डी पर पावर 16 लगा दिए, जैसे डी डैश पर पावर 6 है, ठीक है। ओके, तो माइनस 4 पाई बाई डी स्क्वायर तो नीचे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेटर है, तो एक काम करते हैं पहले इनका काम कंप्लीट कर ले, फिर आगे इस इंटीग्रल ऑपरेटर को हम लोग वर्क करवाएंगे। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, काम करो डेरिवेटिव करो, एक्स के रिस्पेक्ट में ये कितना है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का कांस्टेंट 0 और वाई स्क्वायर का 2 टाइम्स कितना हो गया, वाई स्क्वायर का 2y का हो गया 2, इसका मतलब हो गया 0 प्लस डी स्क्वायर नीचे में है तो डी स्क्वायर रख देते हैं, और यहाँ पे 0 हो गया, 2y का हो गया 2। अच्छा, अब 4 टाइम पार्शियली डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू y, इस फंक्शन को 4 टाइम में तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम में कांस्टेंट है, 3 4 में 0, तो ये तो हो गया 0, अगला वाला 6 टाइम 0, फिर हो जाएगा, चलते रहेगा, है ना। ओके, तो कितना हो गया, माइनस 4 पाई बाई डी स्क्वायर, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इनको क्या करो, 2 टाइम इंटीग्रेट, अब डी किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 टाइम करोगे तो कितना हो गया, 1/d, 2x, 2 का हो गया 2x, है ना। फिर एक बार करेंगे तो 4 पाई बाई डी स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 टाइम और करो तो 2x का हो गया एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ओके, एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल भी दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया माइनस 4 पाई बाई डी स्क्वायर, और यहाँ बचा ओनली वाई स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर जो है तुम्हारा वो कैंसिल हो गया, कैंसिल को लिखते नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। ओके, अब बताओ क्या होगा, फिर इनको करना है वाई एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 टाइम कर देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और 2 टाइम कर देंगे तो हो जाएगा -4 पाई, 1 टाइम और करो तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर, 2 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, इसका मतलब -2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, -2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हेंस तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकल के आया, सॉल्यूशन क्या निकल के आया, z इक्वल टू कैसा फंक्शन मिला, -2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सच दैट, इस प्रकार से क्या फंक्शन मानने बोला था ना, फाइंड करने, डी स्क्वायर जेड प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू क्या हो जाए, -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और डील करते हैं हम, एक क्वेश्चन और डील करते हैं, उनके बाद हम क्या देंगे, एज ए एक्सरसाइज देंगे, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन अभी होगा, अगर एज ए पॉलिनोमियल देता है तो आपको सॉल्व करना है, एज ए पॉलिनोमियल देता है तो आपको सॉल्व करना है। ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज दे दे कि एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे, जैसा चाहो कर सकती हो, एक्सरसाइज भी ले सकती हो, एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं यहीं पे, कुछ एक्सरसाइज देते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, एक्सरसाइज के बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व, इसमें भी है बहुत सारा काम है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देखो, छोटा छोटा लेक्चर्स में हम डिवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे भी, बहुत सारा वर्क है इसमें करना है। अब इसका शॉर्टर मेथड देखेंगे, उनमें अलग अलग तरह का होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन अभी किए ना, तो उनको हम एक्सरसाइज के फॉर्म में दे देते हैं, इसको बनाओ, कंप्लीट करो, फिर आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3
डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 एक्स प्लस वाई। ठीक है, दूसरा दो ही क्वेश्चन देने वाले हैं, दो ही क्वेश्चन देने वाले हैं। डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर और z इक्वल टू 2x प्लस 3y। बस यही दोनों क्वेश्चन बनाओ और एक क्वेश्चन अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आपको ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहा और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और भी या क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व r माइनस 2s प्लस टी, है ना, सेकेंड ऑर्डर पे दिया हुआ है, साइन 2x प्लस 3y, साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक में इसको सॉल्यूशन करते हैं और इसका सॉल्यूशन कई तरीके से दिया जाएगा, उस पर हम लोग अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे शॉर्टर मेथड पे, शॉर्ट तरीके से। जब मेरा फंक्शन ऑफ ax प्लस by होता है उसको हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर राइट साइड आपका फंक्शन ऑफ ax प्लस by हो इस टाइप का, जैसे कि ये 3x प्लस 2x प्लस 3y 6x प्लस 6y ax प्लस by टाइप से है ना, फंक्शन ऑफ तो साइन ऑफ 2x प्लस 3y, ये भी तो फंक्शन ऑफ ax प्लस by टाइप से है। अगर ऐसा होगा ना, इसका एक शॉर्टर मेथड होता है, शॉर्ट मेथड होता है फॉर फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें ना बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन के लिए गिवन क्या दिया है, इसको अगर तोड़ दे r को तो r को तोड़ेंगे तो डी डैश, या एक काम करते हैं ऐसा ही लिखते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2, कौन सा करना है जो भी लेना चाहोगे वही ले लो। पहले डेल वाई बाई डेल एक्स लो कि डेल जो भी लेना हो, एक काम करो, डेल स्क्वायर जेड तो होगा ही, नीचे क्या लेना है डेल एक्स ही पहले लेते हैं, डेल वाई, या तो डेल वाई डेल एक्स वो भी ले सकती हो। ठीक है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d डी डैश, सॉरी यहाँ पे तो d हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा और प्लस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, z को किया इक्वल टू हो गया साइन 2x प्लस 3y, साइन 2x प्लस 3y। ओके, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, auxiliary equation is m square 2m 1 इक्वल टू 0। तो वही बात है, m का दो रूट सेम आ गया 1,1, तो इससे तो फर्क पड़ता है नहीं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिख दो, ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, y प्लस एक्स एक्स एफ टू वाई प्लस एक्स, है ना, ये तो हो गया f1 f2 आर्बिट्रेरी फंक्शन। टारगेट तो है पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई कितना हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, क्या हम लोग इसको 1 बाई डी माइनस डी डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बोले, क्या लिख सकते हैं, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d डैश। अब यहाँ फंक्शन ऑफ ax प्लस by होता है ना, तो क्या रखेंगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शन ऑफ d कोमा डी डैश है डिनोमिनेटर में, उनमें फंक्शन ऑफ a कोमा b कर दो, जहाँ a जो है कोफिशिएंट x का, b जो है कोफिशिएंट है y का। अगर ये जीरो नहीं है तो 1 बाई फंक्शन ऑफ a कोमा b और ये फंक्शन आपका रह जाएगा।
यानी कि बोलने का मतलब ये है डी के जगह आप 2 रखो और डी डैश के जगह आप 3 रखो। ठीक है, डी के जगह 2 रखो और डी डैश के जगह आप 3 रखो, चाहे कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे। ठीक, फंक्शन ऑफ होना चाहिए। डी के जगह 2 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है 2 और डी जो है पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में है। और डी डैश के जगह रखना आपको 3 क्योंकि 3 जो है वाई का कोफिशिएंट है और डी डैश जो है पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में है। अब कंडीशन है कि ये वाला जो टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये लिखे कैसे, कैसे आ गया, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सोचना थोड़ा सा, पूरा अच्छा से इस पे डिस्कस करेंगे। जनरल मेथड निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? जनरल मेथड निकालने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चीजें हम लोग लिख दिए, कहां से कहां, इस वाले टर्म से लेकर इस वाले टर्म तक हम लोग कैसे लिख दिए, कैसे हो गया। यहाँ पे डी के जगह 2 क्यों रखे, डी डैश की जगह 3 क्यों रखे, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बनाया इसलिए ताकि आप इस पे सोचो, सोच के देखो, फिर हम नहीं होगा तो बाकी तो हम बैठे हुए हैं उसको डील कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज कितना हो गया, जेड बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, जेड बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे हो गया साइन 2x प्लस 3y, साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, क्लियर, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्लास हम लोग शॉर्टर मेथड को देखते हैं। तब तक आज का एक्सरसाइज रहा आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन को डील करना। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई अगर रहता है तो उनको कैसे डील करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई हो, चाहे वो अभी जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में किए ए एक्स प्लस बी वाई हो, चाहे अदर फंक्शन पॉलिनोमियल में हो जाए पी ए एक्स प्लस बी वाई हो, कैसा भी फंक्शन रहे, अगर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से रहे जहाँ पे ये भी कांस्टेंट है आपका रियल नंबर से, तो उसका हम लोग एक ही शॉर्ट तरीका है, उससे आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक आज का क्लास रखते हैं, वो छोटा सा है, इतना तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।